हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन का पार्ट 3। हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक्स में कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस पढ़े थे पार्ट 2 में भी। और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो है इनपुट एंड आउटपुट, डिबगिंग और फंक्शंस। आज हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इन तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिबगिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर जो आपको पाइथन में अच्छे से काम करना है, अगर आप आगे के चैप्टर्स भी समझना चाहते हैं, तो भले ही आपके लिए डिबगिंग इतना महत्वपूर्ण ना हो, उसमें से आपको सिर्फ कुछ पार्ट महत्वपूर्ण लगे, लेकिन जो इनपुट एंड आउटपुट और फंक्शंस हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे के सभी चैप्टर्स के लिए। तो आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, वरना जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी समझ में नहीं आएगा और आगे के पाइथन की कोई भी काम समझ में नहीं आएगा अगर आपको इनपुट एंड आउटपुट नहीं आता होगा या फिर आपको फंक्शंस बनाने नहीं आते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट से। पाइथन में हमारे पास क्या होता है, जो हम डाटा एंटर करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कई बार हम उसमें प्री डिफाइंड वेरिएबल्स ले लेते हैं जिनकी वैल्यूज हम पहले से खुद देते हैं। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो यूजर उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो प्रोग्राम को यूज करते हुए दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस से वैल्यूज एंटर करवा सकता है जो यूजर प्रोग्राम को यूज कर रहा है उससे। जो इनपुट फंक्शन है वो प्रॉम्प्ट करता है यूजर को कि वो डाटा एंटर करे, और ये सभी तरह के इनपुट ले सकता है, चाहे वो अल्फाबेट हो, नंबर्स हो या फिर स्पेशल कैरेक्टर। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो जो डाटा एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम इसको दूसरे डाटा टाइप्स में भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ नेम लिया हुआ है और एज लिया हुआ है, ये बुक का एग्जांपल है। इसमें ये जो अर्नब है और ये जो 19 है एज, ये दोनों ही स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा एक्सेप्टेड है। ये जो इन दोनों का जो डाटा टाइप जब हम निकालेंगे तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। मैं अभी आपको 1-2 मिनट में मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर आते हैं जब हम इनका डाटा टाइप पता करने की कोशिश करते हैं। तो जो सिंटैक्स रहता है इनपुट के लिए, जो सिंटैक्स रहता है इनपुट के लिए वो ये रहता है कि जो वेरिएबल हम रखना चाहते हैं, आगे इनपुट, और इनपुट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट हम लिखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे अपीयर हो। जैसे कि यहाँ पर ये एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ये आपके आगे अपीयर होगा जब ये प्रोग्राम रन होगा, तो ऐसा दिखेगा एंटर योर फर्स्ट नेम और ये कॉलन। उसके बाद आपने डाटा एंटर किया अर्नब। उसके बाद हमने जो प्रोग्राम था उसमें लिखा था एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो एंटर योर एज आपको अपीयर होगा और फिर उसके बाद आप वैल्यू एंटर करेंगे 19 या फिर जो भी आपकी एज है। ऐसे इनपुट वैल्यू काम करता है। ऐसे जो इनपुट फंक्शन है वो काम करता है। इसके अलावा इसमें हम अगर जो कोई और डाटा टाइप चाहे तो वो भी लगवा सकते हैं। तो हम पहले इनपुट एंड आउटपुट को प्रैक्टिकल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम डीबगिंग पे चलेंगे। इनपुट एंड आउटपुट आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट नहीं आता होगा तो आगे का चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पाइथन की फाइल का मैंने नाम रखा है बेसिक्स, जो हम पिछले 2 पार्ट्स में यूज़ करते हुए आए हैं। आप भी अगर चाहें तो सेम फाइल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिफरेंट फाइल्स भी बना सकते हैं हर एक पार्ट के लिए, ताकि आपको याद रखने में ईज़ी हो, जब आप बाद में प्रैक्टिस करें तो आपको ईज़ी रहे। तो सबसे पहले हम नेम, अगर जो मैं चाहता हूँ कि आप अपना नेम डालें, तो मैं लिखूँगा नेम। ये जो नेम मैंने लिखा है ये क्या है? वेरिएबल है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा इनपुट। इनपुट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आपको अपीयर हो एंटर योर नेम, तो ये अपीयर होगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एज डालें, तो एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो अगर जो मैं अब इसको रन कर रहा हूँ F5 से, तो यहाँ पर देखिए एंटर योर नेम आया, मैंने डाल दिया अर्नब, और एंटर योर एज आया, मैंने डाल दिया 24। तो यहाँ पर ऐसे हम डाटा एंटर करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि ये जो डाटा टाइप इसने लिया है, ये जो भी डाटा एक्सेप्ट करता है इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने लिखा टाइप ऑफ, किसका निकालना है मुझे, एज का निकालना है। नेम तो आपको पता है कि वो अल्फाबेटिकल है, वो स्ट्रिंग में ही आएगा।
जो एज है वो इंट में आ सकता है, फ्लोट में आ सकता है और स्ट्रिंग में आ सकता है। लेकिन क्योंकि इनपुट हमेशा उसको स्ट्रिंग की तरह लेता है, तो आप देख ले एंटर योर फर्स्ट नेम, फिर से मैंने रनअप डाला और एज 24, तो इसने क्लास क्या दिखा दी, एज की स्ट्रिंग दिखा दी कि वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। ऐसे हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम यहाँ पर प्रॉम्प्ट था और यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, अगर किसी ने पार्ट 2 देखा है, जो भी पार्ट 2 देख कर आए हैं, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है इक्वल टू, जो कि लेफ्ट हैंड साइड को एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, उसको एक वैल्यू असाइन कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एज को स्ट्रिंग की तरह ना ले, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्ट्रिंग है वहाँ पर न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स काम नहीं कर सकते। अगर आपको एज पर या फिर कोई और वेरिएबल आप लें, जैसे मार्क्स लें, तो उसमें खाली स्ट्रिंग से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको फिर वहाँ पर इंटीजर चाहिए होगा न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे हम मार्क्स लेते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, उसके बाद वहाँ पर टोटल मार्क्स निकालते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंटर करने होंगे और न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स जो हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने होंगे और न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इंट में कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे इंट में कन्वर्ट होगा? हम इनपुट फंक्शन को एक और फंक्शन के अंदर बंद कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा भी फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फंक्शन अभी आगे आएगा टॉपिक, वहाँ पर आपको फंक्शन समझ आ जाएँगे, मैं बार-बार फंक्शन बोल रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो इनपुट है वो एक तरह का फंक्शन है और जो इंट है वो भी एक तरीके का फंक्शन है। जो प्रिंट है वो भी एक तरीके का फंक्शन है और जो टाइप है वो भी एक तरीके का फंक्शन है। 4 फंक्शन हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसने फिर से एंटर योर नेम बोला, अर्नब, और एंटर योर एज 24। इस बार देखिए जो क्लास है वो इंटीजर में बदल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन को इंक्लूड किया यहाँ पर, जिसका नाम था इंट, जिससे जो फंक्शन पहले स्ट्रिंग में था वो अब क्या हो गया, वो इंट के अंदर आ गया। जो प्रिंट फंक्शन है वो जो ये प्रिंट फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है, डाटा आउटपुट करने के लिए यूज होता है। जो प्रिंट फंक्शन है वो डाटा को आउटपुट करने के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे जो स्क्रीन है वहां पर जो डाटा आउटपुट हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, प्रिंट फंक्शन से मिलता है। मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपको डाटा चाहिए आउटपुट में, तो आपको प्रिंट फंक्शन लगाना ही होगा। अगर जो मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप एज हटा दूंगा तो कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, वो सिर्फ आपसे वैल्यूज लेगा और बस उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आउटपुट के लिए आपको प्रिंट तो हमेशा लगाना ही होगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन को एक स्ट्रिंग से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सेम एग्जांपल लेकर बताया था, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और लास्ट में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। वो जो वीडियो होगी वहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे अपने आप को इनपुट आउटपुट में बेहतर करने के लिए, ताकि फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कर पाएँ, वहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग क्या होती है? जब हम एरर्स जो होते हैं, जो हम कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो और कोई रॉन्ग आउटपुट ना दे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उन एरर्स को हटाते हैं। क्योंकि अगर जो कोई भी एरर होगा तो या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर अगर जो एग्जीक्यूट होगा तो रॉन्ग आउटपुट देगा। अब एरर्स को हटाने के लिए हमें पहले एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हटाएँगे तभी तो हटा पाएँगे जब हमें उसके बारे में कुछ पता होगा। तो एरर्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स, सेकंड लॉजिकल एरर्स और थर्ड रन टाइम एरर्स। जो सिंटैक्स एरर्स हैं उसका मीनिंग है आपने सिंटैक्स गलत लिखा है, ये बहुत ही लोग समझ गए होंगे नाम से ही। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स हैं और रन टाइम एरर्स हैं, इनको ढूँढना मुश्किल होता है और इनको ढूँढकर इनको रिमूव करना प्रोग्राम से, इसी को डिबगिंग बोलते हैं। जब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। जो लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स को हम आइडेंटिफाई करके रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। और एक प्रोग्राम ताकि सक्सेसफुली रन करे और डिजायर्ड आउटपुट दे, उसके लिए हम एक प्रोग्राम को डीबग करना ही होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर्स की। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन के भी अपने खुद के रूल्स होते हैं, किन रूल्स पर वो बनी हुई है, उन रूल्स के हिसाब से वो प्रोग्राम लिखते हैं हम उसमें। अगर जो वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो क्या होगा, एरर शो होगा। कोई भी रूल अगर जो फॉलो नहीं होता है, सिंटैक्स गलत माना जाएगा और एरर शो होगा। तो अगर जो कोई भी सिंटैक्स एरर प्रेजेंट है तो इंटरप्रेटर एरर मैसेज शो करेगा और एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगा। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाता है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाया,
और उसमें बीच में कहीं पर सिंटैक्स एरर आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया उसको रन करने से पहले, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा और जो आगे का पूरा प्रोग्राम है वो रुक जाएगा जब तक वो एरर सोल्व नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। इन सब के एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले हम एक-एक करके इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर क्या होते हैं और फिर रन टाइम एरर क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली आप इनको ढूँढ सकते हैं और फिर रिमूव कर सकते हैं। जो लॉजिकल एरर्स होते हैं इनको बग भी बोलते हैं और सिमेंटिक एरर्स भी बोलते हैं। ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करते, रॉन्ग आउटपुट देने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ढूँढना मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। जब एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, एरर आता है, तो वो हमें बताता है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और कहाँ पे प्रोग्राम रुका है, तो हम वहाँ पर जाकर उस प्रोग्राम में उस एरर को ढूँढ सकते हैं। लेकिन जो लॉजिकल एरर है, आपने एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिखा है, वहाँ पर कहीं पर बीच में एक लॉजिकल एरर आ गया, तो वो रॉन्ग आउटपुट देने लगेगा और आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर एरर आया है, कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से गलत आंसर आने लगे हैं, जिसकी वजह से रॉन्ग आउटपुट आने लगा है। और क्योंकि प्रोग्राम उसको सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो इसलिए हम इनको ढूँढ भी नहीं पाते हैं। थर्ड होता है रन टाइम एरर। जो रन टाइम एरर है वो क्या करता है, एकदम से प्रोग्राम को रोक देता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन एब्नॉर्मल टर्मिनेशन वहाँ पर कॉज़ होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझाऊँगा कि एब्नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होती है। और रन टाइम एरर, जब स्टेटमेंट तो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है और लॉजिकल एरर भी नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। जैसे मान लीजिए मैं आप सबसे पहले आपको एक-एक करके सभी एरर्स बताता हूँ। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? मुझे जानना है कि 67 प्लस 85 क्या होता है? तो यहाँ पर ये सिंटैक्स है, बिल्कुल सही है। अगर जो मैं इसको रन करूँ तो ये सिंपली मुझे आंसर दे देगा 152। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है, एक पैरेंथेसिस हटा दूँ, तो क्या होगा, ये मुझे एरर शो करेगा क्योंकि यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो करेक्ट नहीं है और एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। और ये पैरेंथेसिस कभी क्लोज ही नहीं हुआ। ये क्या है? सिंटैक्स एरर है। एरर आ गया तो हमें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और इसने बता भी दिया कि कहाँ पे गड़बड़ है। फिर हम उसके बाद देखते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में क्या होता है? लॉजिकल एरर्स में ये जो एग्ज़ीक्यूशन है वो तो होता है, एरर शो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ जाती है। मैं चाहता हूँ कि 67 प्लस 85 इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आए उसको ही डिवाइड कर दे 2 से। तो मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या मुझे सही आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर 109.5 ये मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं था। मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट था कि जो 152 है वो 2 से डिवाइड हो और फिर जो आंसर आता वो आता 76। लेकिन जो यहाँ पर आंसर आया वो 109.5 आया। ये रॉन्ग आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि जो डिवीज़न है उसकी हाई प्रीसिडेंस होती है जो एडिशन है उससे। तो इसीलिए इसने पहले डिवीज़न किया है और फिर उसके बाद एडिशन किया है, जिसकी वज़ह से रॉन्ग आउटपुट हुआ है। लेकिन मुझे तो अपना आउटपुट चाहिए, मुझे रॉन्ग आउटपुट का कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? लॉजिकल एरर को फाइंड करते हुए, ये लॉजिकल एरर था, इसको मैंने फाइंड किया और यहाँ पर इसको ठीक कर दिया। अब आंसर क्या है? 76। तो मुझे अब डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया लॉजिकल एरर को फाइंड करते हुए और इसीलिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जो मुझे याद नहीं होता कि डिवीज़न की हायर प्रेसिडेंस होती है एडिशन से, तो मैं सोचता रहता कि यहाँ पर गड़बड़ क्यों हुई है, क्या गलती की है मैंने? और अब मैंने, क्योंकि मुझे याद था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ किया जो प्रीसिडेंस है उसको ओवरराइड करने के लिए। अब हम जानते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 67 प्लस 85 तो लिखा, लेकिन मैंने डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के लिए 0 रख दिया, तो ये क्या करेगा? ये मुझे डिवीज़न बाय 0 एरर देगा। तो यहाँ पर क्या है? 0 डिवीज़न एरर आया है, दैट इज़ डिवीज़न बाय 0। इसको हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर बोलते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स सही है और लॉजिकल एरर भी नहीं है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर डिबगिंग पढ़ लिया, इससे पहले हमने इनपुट एंड आउटपुट भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम फंक्शंस पे चलते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस होते हैं, कोई भी अगर जो हमें काम करवाना है, कोई रिपीटेड टास्क है, हमें बार-बार करवाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार-बार स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, बार-बार इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, एक स्पेसिफाइड टास्क को करवाने के लिए।
तो हम क्या करते हैं ताकि हमें बार-बार इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट्स ना लिखने पड़े, इसके लिए उन स्पेसिफाइड टास्क को एक नाम दे देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन रेफर करता है टू अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस जिनको एक नाम दे दिया गया है और वो अब एक स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करेंगे। रूटीनली अगर जो हमें कोई काम करना है मतलब डेली हमें अपना शेड्यूल बनाना है, तो उस काम के लिए हमने क्या बना दिया, एक प्रोग्राम बना लिया और उस प्रोग्राम को नाम दे दिया, उस फंक्शन को नाम दे दिया, तो अब उसे हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन बोलेंगे। ऐसे हम एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन को एक बार बनाने के बाद कितनी भी जगहों पे कितनी भी बार यूज़ किया जा सकता है। सिंपली उस फंक्शन का नाम लेने से इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाय कॉलिंग दैट फंक्शन हम इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक फर्म में काम करते हैं जहां पर आपको बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो कंप्यूटर में डाल देंगे, एक प्रोग्राम लिख देंगे, ताकि आप जैसे ही उसको वैल्यूज दें कि प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और टाइम क्या है और कितने और नंबर ऑफ टाइम्स जो इंटरेस्ट है वो कितनी बार कंपाउंड हुआ है पर ईयर, उस वो 4 डाटा अगर जो हम उसे दे दें, तो वो हमें क्या दे दे, फाइनल अमाउंट दे दे। या फिर अगर जो हम चाहते हैं कि वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो दे दे, तो हम वहाँ पर उससे कुछ भी निकलवा सकते हैं। मैंने ताकि आपका टाइम बचे इसलिए पहले ही लिख लिया है। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसको मैंने फ्लोट में रखा है। फ्लोट में क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हो सकता है कोई डेसिमल में दे, इसको मैंने फ्लोट में इन रीज़न्स की वज़ह से रखा है, जो इंटरेस्ट है वो डेसिमल में हो सकता है, टाइम भी डेसिमल में हो सकता है क्योंकि मैंने ईयर्स लिए हैं, कोई 5.5 ईयर्स ले सकता है, 6.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम फ्लोट लेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंड होगा पर ईयर, वहाँ पर हमेशा इंटीजर ही आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिया है। अगर जो मैं इसमें देखूँ तो पी का मीनिंग क्या है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, कैपिटल आर का मीनिंग है इंटरेस्ट रेट कितना है पर एनम, टी का मीनिंग है टाइम इन ईयर्स देना है, एन का मीनिंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर और स्मॉल आर का मीनिंग है आर बाय 100, जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा क्योंकि आप 11th क्लास में पहुंच चुके हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस आर बाय एन से, जिसकी पावर है एन इंटू टी और माइनस में प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसके बाद में मैंने प्रिंट में क्या लिखा है कि वो मुझे फाइनल अमाउंट लिख के दे। फाइनल अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बनाया है, ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया, ये एक फंक्शन बन गया। अब जब भी मैं बार बार लिखूंगा कि जो प्रिंसिपल है उसके साथ कंपाउंड, जब भी मुझे फाइनल अमाउंट चाहिए होगी या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो मैं खाली की इसकी वैल्यू देखूंगा और मुझे पता चल जाएगी ये क्या मैंने बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। इसको अगर जो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ तो मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट रखी 50,000 और इंटरेस्ट रेट मैंने रखा 10%, टाइम मैंने रखा 5 ईयर्स और नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने 1 रखा। तो फाइनल अमाउंट क्या आ गई 80,525, मतलब 5 ईयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो गई 80,000, फाइनल अमाउंट क्या होगी 80,525 हो गई और ये डेसिमल के बाद की। तो ऐसे हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमने कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया, ये बुक में था, बुक का एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको इसको कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ करवा दिया। बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए अगर जो आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना देखे भी अपने आप से बनाने की कोशिश करें। जो पाइथन है उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं बहुत सारे जिनको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे एक प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, हमने इंट फंक्शन का यूज किया था थोड़ी देर पहले, उसके अलावा हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया था, ये सब क्या है बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं, क्योंकि फिर हमें बार-बार खुद से कोई फंक्शन नहीं बनाना होता। अगर जो कोई पहले से एक फंक्शन उपलब्ध है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा टाइम बचता है, तो इसलिए फास्ट होता है और एफिशिएंट काम हो पाता है। ये जो फंक्शंस हैं ये पाइथन प्रोग्राम में इजीली यूज किए जा सकते हैं। जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करते हुए, इंपोर्ट कमांड का यूज करते हुए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आगे आएगी इंपोर्ट कमांड। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इस लाइन को याद रखें ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अगर जो ये चैप्टर आएगा तो अगर जो सिर्फ ये चैप्टर है तो इंपोर्ट कमांड के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। जिस चैप्टर में आएगा उस चैप्टर में मैं आपको समझा दूंगा इंपोर्ट कमांड क्या होती है। फिलहाल के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है।
एक मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस एक साथ ग्रुप रहते हैं और उस मॉड्यूल से हम क्या करते हैं इंपोर्ट कमांड का यूज करते हुए बिल्ट इन फंक्शंस को इंपोर्ट करवाते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उसका फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं जो कि पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए थे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये जो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट है ये क्या है आर्ग्यूमेंट है। इंटरेस्ट एंटर इंटरेस्ट रेट पर एनम इन परसेंटेज ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। एंटर टाइम इन ईयर्स ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। प्रिंट में दो आर्ग्यूमेंट लगे हुए हैं, एक तो फाइनल अमाउंट और एक ये पी प्लस कॉम्प इंटरेस्ट। कोमा से हम दो आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करते हैं कि ये दोनों अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोमा से हमें बताते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद एक फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कोई फंक्शन है उसमें कोई भी आर्गुमेंट हम पास ना करें, कोई प्रॉम्प्ट ना दे। मान लीजिए अगर जो मैं यहाँ पर पी लिख देता और मैं मानता कि जो भी यूजर इसको यूज कर रहा है या फिर यूजर ना भी करे मुझे खुद ही यूज करना है, तो मुझे पता है कि पी का मीनिंग क्या है, तो मैं एंटर प्रिंसिपल अमाउंट लिखता ही नहीं, इसको खाली छोड़ देता, तो मतलब वहां पर आर्गुमेंट है ही नहीं। तो एक फंक्शन के पास आर्गुमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। रिटर्न वैल्यू की बात करें तो रिटर्न वैल्यू एक फंक्शन हो सकता है रिटर्न वैल्यू को दे, कोई वैल्यू रिटर्न करे या ना करे, ये हम आगे समझेंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर रिटर्न वैल्यू होती नहीं है और उनको हम रखते ही इसीलिए हैं प्रोग्राम में ताकि कोई वैल्यू रिटर्न ना आए। एक ही चीज को करने के हमारे पास कई बार दो तरीके होते हैं, एक तरीके से हमारे पास वैल्यू रिटर्न आती है, दूसरे तरीके से नहीं आती है। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम वैल्यू को रिटर्न चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई भी वैल्यू रिटर्न हो, तो हम दूसरे वाले का यूज करते हैं कि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, इसको हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। कई बार एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यूज भी होती हैं, तो वो सब हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एटलीस्ट 3 बिल्ट इन फंक्शंस यूज करने हैं। इसके अलावा मुझे आपको मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। और क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग को लेता है और हमें स्क्वायर निकालने के लिए नंबर का एक इंटीजर चाहिए और उसको न्यूमेरिकल ऑपरेशन कवर करवाना है, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब इनपुट आउटपुट का काम आ गया। और रिटर्न वैल्यू भी हमें चाहिए कि वो हमें स्क्वायर रिटर्न करके दे। तो मैंने यहाँ पे फिर से पाइथन फाइल खोल लिया है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक नंबर का स्क्वायर कैसे ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नम लिखा, ये क्या है वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे इनपुट चाहिए। पहले तो मुझे उसको स्ट्रिंग की जगह इंटीजर में करना है, तो मैंने पहले इंट लिखा। फिर उसके अंदर मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट में मुझे क्या चाहिए, कोई भी नंबर चाहिए, तो मैं लिखूंगा एंटर नंबर। और ताकि ऐसा कैसा लिखा है इसलिए हम इसमें सेमी तो इसलिए हम इसमें कोटेशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल सेट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर एक फंक्शन बनाएंगे। ये जो स्क्वायर है ये क्या है, एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है नम इंटू नम। फिर हम एक और फंक्शन का यूज करते हैं दैट इज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ नम इज, तो यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो नम है वो क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर हमें एटलीस्ट 3 बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना था, तो हमने 3 बिल्ट इन फंक्शन कौन से यूज किया है, एक इंट का यूज किया है, एक इनपुट का यूज किया है और एक प्रिंट का यूज किया है। 3 बिल्ट इन फंक्शन यूज हो गए। इसके बाद मुझे आपको आर्ग्यूमेंट समझाने थे, यहाँ पर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स लगे हैं। तो जो इनपुट फंक्शन है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लगा है दैट इज एंटर नंबर। मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रिंट के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। द स्क्वायर ऑफ एक आर्ग्यूमेंट है, नम सेकंड आर्ग्यूमेंट है, इज थर्ड आर्ग्यूमेंट है और स्क्वायर फोर्थ आर्ग्यूमेंट है। मैंने आपको बताया था कि हम कोमा से सेपरेट करते हैं, आर्गुमेंट्स को अलग अलग करते हैं, हम बताते हैं कितने आर्गुमेंट्स लगे हुए हैं। जो द स्क्वायर ऑफ है वो कोटेशन मार्क्स के अंडर है, मतलब वो एज इट इज लिखा जाएगा। नम क्योंकि एक वेरिएबल है और कोटेशन मार्क्स के अंडर नहीं है, तो इसलिए नम की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। इस कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। और स्क्वायर फिर से कोटेशन मार्क्स के अंडर नहीं है और एक वेरिएबल है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आएगी।
इसके बाद मैं अगर जो इसको रन करूँ तो ये हमें रिटर्न वैल्यू देगा। रिटर्न वैल्यू देने से पहले हम पहले इसमें डाटा एंटर करते हैं। जैसे मुझे कोई भी नंबर लेना है तो मान लीजिए मैंने 8 ले लिया। 8 ले लिया तो द स्क्वायर ऑफ 8 इज़ 64। नम को इसने रिप्लेस कर दिया जो मैंने नंबर दिया, और जो स्क्वायर था उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। तो मैंने जो आपको अभी एग्जांपल करवाया उसमें हमने 3 बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ किया था, इंट, इनपुट और प्रिंट का। आर्गुमेंट्स हमने पास किए, प्रिंट के अंदर 4 थे, इनपुट के अंदर 1 आर्गुमेंट था। कन्वर्जन कर लिया था स्ट्रिंग का इंटीजर में, मैंने इंट फंक्शन का यूज़ किया था इनपुट फंक्शन से पहले, और रिटर्न वैल्यू भी हमें आउटपुट में मिल गई थी। इसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कुछ पाइथन में है। ये टेबल आपको याद तो नहीं करनी है, आप जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ आते जाएंगे। आगे वाले चैप्टर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, वो आगे के चैप्टर्स में आ जाएंगे या फिर इसी चैप्टर में आगे आ जाएंगे। जैसे लेंथ है, रेंज है, ये इसी चैप्टर में आगे आ जाएंगे। टाइप आ चुका है, सम, पीओडब्ल्यू पावर है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये सब क्या है, ये अगले चैप्टर्स में आ जाएंगे। जो फ्लोट है, डिक्शनरी है, इंट है, ये आप पढ़ चुके हैं। लिस्ट आप पढ़ चुके हैं। जो सेट है वो आपके टेबल में, जो सेट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रिंग आप पढ़ चुके हैं, टपल भी आप पढ़ चुके हैं। इनपुट एंड प्रिंट भी मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दिया। तो ये थे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस, और फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिए? हमने आज पढ़ लिए इनपुट एंड आउटपुट, डिबगिंग और फंक्शंस। इनपुट एंड आउटपुट भी हो गया, और डिबगिंग भी हो गया, और फंक्शंस भी हो गया। इसके बाद हम क्या, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। उसके अलावा लूप्स को पढ़ेंगे, फॉर लूप्स जिनको हम बोलते हैं। फॉर लूप्स के अंदर ही हम एक रेंज फंक्शन को भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम नेस्टेड लूप्स को पढ़ेंगे। जो पार्ट 4 होगा उसमें नेस्टेड लूप्स भी कवर होंगी। नेस्टेड लूप्स बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट्स हर चैप्टर में इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज होता है। हर चैप्टर में आज की क्लास के इनपुट एंड आउटपुट और फंक्शंस का यूज होता है। तो आपको ये चीजें तो आनी चाहिए। पार्ट 3 और पार्ट 4 तो मस्ट है इसीलिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।